गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे एसएस के कंटेम्प्रेरी वर्ड का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन India. In class 9th you have read about the growth of nationalism, but in this chapter we will see the incidents that took place during this period. और इसमें हम 1920s से लेकर इसका 1920s के दौरान जो भी हमारे वर्ड मतलब इंडिया में हुआ उसको देखेंगे और साथ ही साथ क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लेकर जो भी हमारे नेशनलिज्म में ग्रोथ हुई थी उसको स्टडी करेंगे। अब जो एक वर्ड बार बार हमारे दिमाग में आता है और हम सुनते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म को हम कैसे समझें? इन सिंपल वर्ड नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म इज अ फीलिंग टूवर्ड्स आवर कंट्री। हम अपने देश के बारे में जो सोचते हैं उसको लेकर जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। बट in letters or in words it is said that nationalism is a feeling that combines all the people of the nation into a single unit. हम जब राष्ट्रीयता से बंधे होते तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, यानी अपने देश के प्रति जो हमारा जुड़ाव होता है वहाँ पे हम अपने आप को किसी स्पेशल रीजन से या स्पेशल एरिया से न जोड़ के अपने आप को अपनी कंट्री से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा इट इज़ अ पावरफुल सेंटिमेंट दैट बाइंड्स पीपल टुगेदर इन अ कॉमन बॉन्ड बियॉन्ड देयर कम्युनल लिंगुअल कास्ट और रिलीजियस डिफरेंसेस। यानी चाहे हम किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के हो, किसी भी भाषा को बोलने वाले हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन हम उन सब से परे उठ के अपने आप को कहते हैं कि हम इस देश के वासी हैं या हम भारतीय हैं। तो नेशनलिज्म आप इसको ज़रूर याद रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो नेशनलिज्म है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो आप देखेंगे कि जो हमारा भारत था क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स आए थे, किस पर्पज़ से आए थे? वो अपना बिजनेस पर्पज़ से आए थे, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ पे गुलाम बना लिया। तो उस टाइम पे जो अंग्रेज़ थे उन्होंने जिस भी कंट्री को अपने अंडर में लिया था उन्होंने अपनी छोटे छोटे कॉलोनी बना ली थी। वो कॉलोनी क्या होती जिसे हम इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड उपनिवेश, यानी अपने उपनिवेश बना लिए थे जहाँ को वो जिस भी कॉलोनी में वो होते थे उसको वो गवर्न करते थे। तो क्या हुआ, इन ऑल द कॉलोनीज ऑफ द वर्ल्ड द इम्पीरियलिस्टिक पावर एक्सप्लॉयटेड द पीपल सोशली, रिलीजियसली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। मतलब हर आधार पर, चाहे वो धार्मिक आधार हो, आर्थिक आधार हो और कोई भी सेंटिमेंटल इश्यू हो, हर तरफ से लोगों को क्या किया इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया। इट गेव राइज टू नेशनलिज्म एमंग्स द पीपल ऑफ द कॉलोनीज। इस वजह से जो उन कॉलोनीज में रहने वाले लोग थे वो विद्रोह करने के लिए तैयार हो गए एंड united them to launch movements against the colonizers। अब क्या हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अगर हमें अपने अधिकार चाहिए तो उसका केवल एक तरीका है कि हम मूवमेंट करें। मूवमेंट का मतलब ये है कि अपने अधिकारों के लिए अब हमें लड़ने की ज़रूरत आ गई है, क्योंकि अगर हम अब तक सहते रहेंगे तो ये ब्रिटिशर्स हमें ऐसे ही दबाकर रखेंगे। फिर आगे क्या कह रहा था, इट ब्रॉट टुगेदर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इनटू अ कॉमन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसी का नतीजा है कि जैसे ही लोगों के अंदर ये ख्याल आया कि अब समय आ गया है हमें सरकार के खिलाफ खड़े होना है, तो आपसी मनमुटाव को छोड़ के जो डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट पीपल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग होते हैं, उनकी कास्ट अलग होती है, उनका जो क्या कहते हैं एस्पिरेशन होता है वो अलग होता है, लेकिन जो मेन मोटिव था कि उन्हें आज़ाद होना है, इस गुलामी के बंधन से अलग होना है, तो सारे लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब क्या हुआ, जब लोगों ने इस मूवमेंट करने के बारे में सोचा तो जो नेशनलिज्म थी बहुत तेज़ी से अलग अलग ग्रुप में बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगी। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, नए एसोसिएशन बनने लगे, नई कम्युनिटी बनने लगी। लेकिन इन दैट पीरियड
आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ, उसका पीरियड था 1940 टू 1918, तो उसका भी इम्पैक्ट हमारे नेशनलिज्म में पड़ा। तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि क्या कह रहा है इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ऑन इंडियन नेशनलिज्म। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। मतलब वर्ल्ड वॉर की वजह से कुछ ऐसे इम्पैक्ट हुए जिसका असर हमारी राष्ट्रीयता पर पड़ा, यानी इसने लोगों की राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल कर दिया। तो नई सिचुएशन आ गई इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में। उसका नतीजा क्या हुआ, इट लेड टू अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फिनेंस बाय वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, वार के युद्ध के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस खर्च की भरपाई के लिए क्या किया अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों पर टैक्स बढ़ा दिए। उसके अलावा कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस। इनकम टैक्स ड्यूटीज़ जो है वो बढ़ा दी गई और इनकम टैक्स जो कि पहले नहीं लगता था उसे भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लोगों का गुस्सा क्या हुआ, लोगों का गुस्सा और तेज़ी से बढ़ने लगा। उसके अलावा थ्रू द वॉर ईयर प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918। मतलब एक तो वॉर क्राइसिस चल रही थी, जनता परेशान थी उन युद्ध के खर्चों से, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइस डबल कर दिए। उसके अलावा विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स। अब सैनिक चाहिए थे लड़ाई के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने गांव वालों को फोर्स किया कि वो सोल्जर को तैयार करें और भेजें, और उसी से रिलेटेड फोर्स रिक्रूटमेंट इन विलेजेस। मतलब जबरदस्ती न चाहते हुए भी गांव वालों को मिलिट्री में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिर क्या हुआ, 1918 टू 1919 एंड 1920 टू 21 क्रॉप्स फेल्ड एंड रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। एक तो युद्ध था, खर्च बढ़े हुए थे, बहुत सारे खर्चे उन पे ऑलरेडी लगा दिए गए थे। उसी समय नेचर ने भी उनके साथ खिलवाड़ किया, फसल खराब हो गई और खाने की कमी पड़ गई। फिर और इतना तो था ही, उसी समय एक महामारी भी फैल गई। महामारी में तकरीबन 12 से 13 मिलियन लोग जो हैं वो मर गए। इन सब कारणों की वजह से जो लोगों का गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया था जो ये ब्रिटिशर्स हैं इनको आम जनों से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल भारतीयों को यूज करना था। और इसी टाइम पे भारतीय क्या कहते हैं राजनीतिक मंच पे एक नए नेता का जन्म हुआ जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कि नेशनलिज्म में महात्मा गांधी का योगदान क्या रहा और वो कैसे इसमें इन्वॉल्व हुए। अब महात्मा गांधी जी, उनका थोड़ा सा परिचय हो जाए। आपको पता है ही इज़ द फादर ऑफ द नेशन, उनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। लेकिन अभी इस सीन में क्या होता है, जैसा कि आपको बताएगा कि महात्मा गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। इसके पहले गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत ही अच्छे से सत्याग्रह का निर्वहन किया था। साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरे कालों के भेद को लेके जो भी, तो जैसा कि आपको बताया महात्मा गांधी जी का राजनीतिक क्षेत्र मतलब भारतीय राजनीति में पदार्पण होता है। इसके पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत ही सुंदरता के साथ मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से सत्याग्रह को किया था। सत्याग्रह जो साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों को लेकर जो भी नीति चल रही थी उसके अगेंस्ट गांधी जी ने वहाँ पे सत्याग्रह का आह्वान किया था। तो ठीक इसी तरह जब गांधी जी भारत में आए और उन्होंने यहाँ की राजनीतिक और गतिविधियों को देखा तो उन्होंने सोचा कि जो वायलेंस है वो किसी चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ को पाने का सही तरीका नहीं हो सकता। प्यार से समझा के और शांति के साथ हम अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड इट सजेस्टेड दैट if the cause was true then physical force was not necessary to fight the oppressors। कि अगर हमारी मांग जायज़ है तो हमें उसके लिए फोर्सफुली कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही होता है सत्य के लिए आग्रह। फिर
अब क्या हुआ, गांधी जी आ गए 1950 में इंडिया। तो अब धीरे धीरे यहाँ पे जो कंडीशन थी, उसके बाद गांधी जी ने कई जगह सत्याग्रह मूवमेंट को लेकर काम किया। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन भी आता है, मैप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस बात को जरूर ध्यान देंगे कि जिन जिन जगह पे गांधी जी गए थे उसको आप अच्छे से तैयार करिए। क्या कह रहा है, फर्स्ट सबसे पहले तो इन 1970 में गांधी जी कहाँ गए, चंपारण। चंपारण जो है वो बिहार में पड़ता है, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में है छोटा सा गांव चंपारण। यहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती क्या करना होता था, इंडिगो की खेती करनी पड़ती थी और सारे प्रोडक्ट मतलब जो भी हार्वेस्टिंग होती थी वो उन्हें किराए के रूप में ब्रिटिशर्स को देना होता था। तो उसके खिलाफ गांधी जी सबसे पहले चंपारण गए। उसके बाद गांधी जी इन 1917 में कहाँ गए, गुजरात के किसानों को मदद दिलाने गए जो कि एपिडेमिक की वजह से रेवेन्यू देने में असमर्थ थे। तो उनका साथ देने के लिए गांधी जी गुजरात में गए, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इन 1918 गांधी जी अहमदाबाद के जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनकी मदद के लिए गए, जहां पे उन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया।